दोस्तों आज जंगल पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे साथ बैठे हैं एक व्यक्ति ऐसे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समुद्र में बिता दी और जंगलों से उनको बहुत ज़्यादा प्यार था। बड़े बड़े शिकारी डोनाल्ड एंडरसन के साथ वो घूमते थे। केनेथ एंडरसन ने जहाँ जहाँ पे हंट किए, मैन ईटर हंट किए हैं, वो एक एक जगह पे गए हैं। वो खुद भी साउथ इंडियन है, इसलिए पूरा साउथ वाला एरिया उन्होंने कवर किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिम कॉर्बेट वाले इलाके इन्होंने कवर नहीं किए। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ मिस्टर के.एन. रमेश से। Namaskar. Thanks, Vivek ji. Thanks for having me here. Wonderful pleasure. I've been following you for a long time, and इतना synergy थी दोनों के बीच में, तो it was incredibly. I mean, it was an absolute incredible pleasure meeting you, and I think it was karmic relation. It had to happen. Right. So it was fantastic. तो रमेश जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि जो आपकी एक लाइफ थी, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, 2 दिन से हम साथ में हैं, तो आपने इतनी सारी बातें बताई, उसमें एक वो वाली मैं चाहता हूँ, बाकी तो आपको जो पसंद आया वो बताइए, लेकिन वो वाली घटना बताइए जो आपके सामने टाइगर आ गया था। और दूसरी बात वो भी बताइए जब आप कुछ गिफ्ट लेके जाते थे उनके फॉरेस्ट वालों के लिए। तो इट वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस विवेक जी. एक्चुअली इट्स क्वाइट फनी. क्या हुआ कि मेरा एक चाचा हुआ करता था, डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम. वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड फाइनली रिटायर्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मेजोरा कॉलेज इन मदुरई. तो उसका एक कुलीग था, एक अमेरिकन प्रोफेसर रीव्स. वो अमेरिकन कॉलेज का प्रोफेसर था और ही वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वन ऑफ द फिज़िक्स डिपार्टमेंट्स. तो उसका और मेरा अंकल का दोनों का काफ़ी शौक था जंगल में घूमने का. तो दे वुड ऑफन व्हेनेवर दे मीट दे वुड ओनली टॉक अबाउट फॉरेस्ट एंड उनका एडवेंचर्स फॉरेस्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. और उसमें नॉर्मली जितने भी जंगल में जाता है अबाउट 30% आप डिस्कार्ड कर सकते हैं स्टोरीज से, क्योंकि वो तो इमेजिनरी स्टोरीज होती है. बट यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्टर रीव्स टोल्ड मी अबाउट व्हेन दे वर टॉकिंग, ही मेंशन्ड टू मी अबाउट अ बर्ड कॉल्ड विस्लिंग स्कूल बॉय. मेरा अटेंशन उस पे गया था. तो माई इंटरेस्ट इन फॉरेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ बर्ड कॉल्ड विस्लिंग स्कूल बॉय. The name was very unique. Whistling schoolboy मतलब I mean I never heard of a bird. हमने तो birds का नाम sparrows या crows या pigeons ऐसे सुना है, लेकिन whistling schoolboy ये तो I couldn't imagine कोई bird का नाम whistling schoolboy भी हो सकता है. तो I wanted to see the whistling schoolboy. I requested Professor Reeves, हमें एक बार दिखा दो ये क्या है ये पक्षी और कैसे दिखती है. So he said, okay, and one winter, just before the onset of winter, sometime in November, I think, we did a trek from Kodaikanal to Munnar. And we skirted around the Western Ghats on the shoulder of the hills. That was my first experience with wildlife. Before that, मैंने wildlife तो zoo में देखे हैं हम. I was a little boy. This was way back in 86. And I had just joined C, 84 में I joined C, and this was the first vacation I came. This happened. We did a trek to see the whistling schoolboy. मेरा माइंड में ये टाइगर, एलिफेंट ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ whistling schoolboy का. आपकी एज क्या थी उस टाइम? उस टाइम एज 19 and a half. No, 96 में ही 19 and a half थी. And finally, we went on this trek. We started about 2 days after my birthday, which was November 24th, 26th. We started, and we did. It was a trek which was like 2.5 days, and it was an incredible experience because. I mean, these are all unique. You can't even explain. People may not understand. People who are not connected with wildlife will not even understand what it is to stay in a jungle, leave alone going to a forest, living in the forest, staying nights in the forest. I mean, those days there was not too many restrictions. इतना ज़्यादा, I mean, restrictions नहीं थी. You could walk into the jungle if you know the forest guard, you know the forest officers. You could walk into the jungle. तो ऐसे करके हम लोग निकले, and we finally saw the whistling schoolboy on the second day.
just before the whole trip was over. And I mean, there was between seeing the Whistling Schoolboy and start of the trek, what happened was a different story. I mean, it was incredible experience. We heard the growl of a tiger, though we didn't see the tiger. And November onwards is generally considered to be the mating season. So I guess today I may not be able to interpret what happened back then, because I was scared when I heard the tiger growl. But we heard tiger growls in the distance. We heard trumpeting of elephants. Though we did not come across any situation where we felt threatened. Professor Reeves was there, my uncle was there, we had one forest guard, we had one tribal. So we were all together, and we, in the nights, we used to camp near a river stream or riverbed, we were more scared of snakes than wild animals. So there was no incident that happened during our whole trip. But the very fact that we heard this tiger growl, I mean, that was, I mean, I don't know how to explain it. It's a completely different experience for people who have experienced it. And that is when my interest in going into the forest started. And from there onwards, I couldn't ask Professor Reeves to come to the forest with me every day. So I caught hold of that forest guard and the tribal. And I used to talk to them. Those days there was no phone, तो चिट्ठी लिखते थे हम. I used to write a letter to the forest guard. I used to get a reply after 3 months. And I realized these people like their liquor. And अपना जहाज पे तो we would get bonded liquor. आप जॉब करने लगे थे? जॉब करने लगे थे. 84 में I started working. I started going to sea as a cadet. And 86, actually, it's a 3-year tenure to become an officer before you can become an officer. I was an apprentice. So 84 I joined, 86 I came on leave after 2 years. And 86, this interest of wildlife came about. And somewhere in 87, when I came back on leave again, I brought a bottle of, those days in the ship, Johnny Walker Red Label would cost 45 rupees. And a carton of 555 would cost around the same. So I didn't realize, I just bought it out of courtesy to gift someone. So I gave the forest guard and tribal when I met them next. 87 में जब मैं आया था, I brought ये दोनों, I mean मतलब कि Johnny Walker Red Label और 555 कार्टन लाया था और उनको दिया, गिफ्ट दिया. उनको तो उनका लाइफ में कभी देखा नहीं वो लोग 555 सिगरेट्स और जॉनी वॉकर रेड लेबल तो कभी नहीं देखा वो लोग. तो उनका तो खुशियाँ ही खुशियाँ थी. तो they did more than I expected them to do for me. उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं गया. तब तक वो फॉरेस्ट गार्ड उसका पोस्टिंग हुई थी मुन्नार के आसपास. तो मैं गया उनसे मिलने. ये नहीं कि मुझे ट्रैक करना था या कुछ, सिर्फ मिलने गए थे. और उसने कहा कि मैं शहर में मिला, आई मीन इन द सिटी ऑफ मुन्नार उसको मिला था. और वहाँ से उसने कहा कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ मेरा कैंप साइट पे, मुझे बीट पे जाना है. ऐसे ही बीट क्या होता है? तब उसने मुझे समझाया कि बीट ऐसा है कि हर एक फॉरेस्ट गार्ड को एक लोकेशन देता है, वो लोकेशन तो गार्ड करना है. तो हमें बीट पे चलना था. उस टाइम पे देयर वाज नो जीपीएस, नो ट्रैकर. किसी को मालूम है, फॉरेस्ट ऑफिसर को पता ही नहीं चलता था कि ये लोग असली में बीट पे जाते या नहीं जाता. लेकिन ये आदमी तो पता नहीं कि मेरे लिए वो किया है या ऐसे ही, आई मीन उसका हैबिट था सिंसियरली करना. मैं पूछा उसको, मैं आ सकता हूँ क्या आपके साथ बीट में? उन दिनों में इतना रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं था ना. तो उसने कहा कि ठीक है आ जाओ. तो उसके साथ वो नारायण, वो ट्राइबल भी था. तो दोनों साथ में गए. एंड फर्स्ट बीट शाम को हुआ. कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था, कुछ एक्साइटिंग कुछ नहीं हुआ. बर्ड्स देखा, पग मार्क्स देखा, लेपर्ड्स का पग मार्क्स देखा. तो हम लोग आ गए वापस. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑल्सो नथिंग मच हैपन. नेक्स्ट डे इवनिंग हम लोग निकले थे 3:30 बजे निकले थे. 3:30 बजे निकले थे और करीब 300 मीटर्स 400 मीटर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट उनका कैंप साइट जो था. कैंप साइट मतलब क्या, एक चौकी, एक छोटा सा कमरा हुआ करता था और टॉयलेट तो बाहर. तो वो छोटा मतलब वो होगा शायद 10 फीट बाय 12 फीट कुछ ऐसा कमरा.
उसमें तीनों आई मीन वहीं सोना, मेरा तो स्लीपिंग बैग था तो मैं एक कॉर्नर में सो जाता था उनके साथ। तो उसने लेके गया मुझे 3:30 बजे, और तकरीबन 300 टू, आई डोंट रिमेंबर, बट मे बी अबाउट 300 to 400 मीटर्स फ्रॉम द कैंप साइट, चौकी से वी वर वॉकिंग इन अ सिंगल लाइन। वो फॉरेस्ट गार्ड आगे था, मैं बीच में, और ट्राइबल पीछे था। अचानक वो फॉरेस्ट गार्ड मुझे उसने हाथ ऐसा दिखाया और हम लोग बीच रास्ते में रुक गया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं उसको पूछना कोशिश किया, लेकिन उसने ऐसा करके इसे डोंट टॉक, ठीक है करके। आई डोंट रिमेंबर द टाइम, बिकॉज वैसे टाइम पे ना यू डोंट रियलाइज द टाइम पासिंग। तो शायद हुआ होगा कुछ 2 मिनट या 3 मिनट। वी सॉ वन बिग मेल टाइगर क्रॉस आवर पाथ राइट अहेड ऑफ अस। कितना दूर? दूर तो मेरे ख्याल से वो हुआ होगा 40-50 मीटर्स के आसपास। बट दैट एक्सपीरियंस वाज, I mean, it was blood chilling. Matlab, I was a young boy, not even 20 years, around 20 years. And to see a tiger in the wild, I mean, you have no protection. You know the tiger can kill you in 5 minutes, in a minute, what 5 minutes? Sorry. So I wanted to shout, howl, my mouth was not opening. I felt like running, but वो भी नहीं हो पाया। Legs were not moving. जैसे वो कहते हैं ना कि टेम्पररी पैरालिसिस, वैसे हो गया मुझे। आई डोंट रिमेंबर द टाइम फ्रेम्स, अभी ठीक से मैं नहीं बता पाऊँगा। वॉट इट मस्ट हैव बीन अबाउट 10 मिनट्स 5 मिनट्स, मुझे पता नहीं है। बट उन्होंने मुझे नीचे लिटा के दे मसाज माई बैक, लेग्स एंड ऑल दैट। उसके बाद थोड़ा चलने लगा मुझे। मैं बोला भाई मैं तो आगे नहीं आने वाला हूँ, मैं तो पीछे मुड़ के वापस चौकी जाने वाला हूँ। तो मैं और वो वो ट्राइबल वापस आ गए, और फॉरेस्ट ऑफिसर निकल पड़ा। पता नहीं कितना दूर गया है या क्या किया, वापस आया। आई सेड नेक्स्ट मॉर्निंग, आई सेड मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना है। बट मैं वापस गया, मदुरई गया। हम तो एक्चुअली वी आर फ्रॉम मदुरई, बेसिकली वी आर फ्रॉम मदुरई, बट सिंस माई फादर वॉज पोस्टेड इन वाइजैक, आई डिड ऑल माई स्टडीज़ इन वाइजैक। तो मैं अगला दिन पहला बस पकड़ के भागा वहाँ से। मैं बोला ये फॉरेस्ट नहीं चाहिए भैया, ये तो बड़ी खतरनाक है। तो लेकिन जाने के बाद 2-3 दिन के बाद वो रियलाइजेशन डॉन हुआ कि दिस इज लाइफ, दिस इज व्हाट लाइफ इज। आई मीन मैन वाज लाइक दिस सम टाइम बैक, मैन एंड एनिमल वर टुगेदर सम टाइम बैक। And then I started reading about, going to the library and reading about animal behavior. Yes, and finally, by luck, I got I got hold of. I knew about Jim Corbett. Jim Corbett ka tab tak I must have read about 2-3 books of Jim Corbett. So by accident, I found Kenneth Anderson's book. I don't remember which book I got in the library, but one book I found. I can't remember right now. I think it was the book where the man-eater of Yeligiri was written. जो भी था वो book, I have to refer and find out. But Yeligiri is very close to Chennai. And Yeligiri तो मैं 2-3 बार जा चुका था. It is the closest hill station to Chennai. तो उसमें इंटरेस्ट आया, वो चैप्टर मैंने पढ़ा येलगिरी मैन-ईटर। जैसे वो पोस्टमैन ऊपर चलता है ना डेली इन द मॉर्निंग, डाकिया वो लेटर्स लेके स्टेशन से लेके ऊपर चलता था, क्योंकि ऊपर में 2-3 हैमलेट्स थे और हैमलेट में पहुंचाने के लिए वो सुबह जाता था एक स्पीयर को लेकर। उसमें घुंघरू बंधे, घुंघरू, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग था वो स्टोरी। तो विद इन 1 week आई फाउंड माई सेल्फ टेकिंग अ ट्रेन गोइंग टू येलगिरी. I mean, I don't know why it happened. I cannot explain why it happened. Maybe it was an inborn curiosity to find out what. तब तक तो येलगिरी became a tourist attraction. It was a hill station था, काफ़ी सारे टूरिस्ट जाते थे। उतना नहीं जितना अभी हो रहा है, लेकिन तब तक वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। जौलगिरी स्टेशन था आसपास में, वहाँ से यू हैव टू गेट ऑफ इन दैट स्टेशन एंड वॉक अप द हिल।
तो तब तक बसेस भी थे, तो आई टुक अ बस एंड वेंट ऑन टॉप. सब नॉर्मली थे, कोई देयर वाज नो साइट ऑफ एनी टाइगर्स, बट लोग कहते थे कि यहाँ आसपास में काफ़ी सारे लेपर्ड्स हैं. तो मैं 2 दिन रुका, कुछ दिखा नहीं मुझे, मैं वापस आ गया. तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग इनटू द वाइल्ड. आई मीन, एक तो हुआ ये टाइगर साइटिंग, उसके बाद सबकॉन्शियसली मुझे ड्रॉ किया टुवर्ड्स द जंगल टू गो एंड सी दिस येलगिरी, आई मीन हिल स्टेशन. तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ. आई मीन कि गेट क्लोजर टू वाइल्ड लाइफ एंड अंडरस्टैंड वाइल्ड लाइफ. I started reading a lot of Kenneth Anderson's book, and Kenneth Anderson he died in 71, right? And उसने उसका son 71 एज उनकी थी. no 1971 he died. 71 74 correct, 1974 he died. तो 1974 he died, and उसका बुक्स में he had जिक्र किया उसका बेटे के बारे में, डोनाल्ड एंडरसन, who was a left-handed. तो मैं सोचा डोनाल्ड एंडरसन, इफ ही स्टिल अलाइव, व्हाई नॉट मीट हिम. तो slowly, but that was almost 1995 when I met Donald Anderson. तब तक, I mean, I didn't get the time. I was sailing, आना जाना था. I mean, kind of really we didn't find the time. Sometime in 94, 95 मैं पहला डोनाल्ड एंडरसन से मिला था. Somewhere in Whitefield I met him. And that was also quite by chance. Someone who was a tea planter, a Kurgi tea planter, उसने लेके गया था, कॉफ़ी प्लांटर सॉरी, एंड उसने लेके गया मुझे और डोनाल्ड एंडरसन से मिलवाया. आई मेट डोनाल्ड एंडरसन, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग पर्सन. The kind of jungle stories he told me were incredible. He was telling you in Hindi, Tamil or Kannada. Like how I'm talking now, ना बीच में Tamil, English सब कुछ मिला के. I mean, but he was South Indian language. no, he was more in English, not in Hindi, not in तो जानते नहीं Hindi. होंगे. मेरे ख्याल से उसको हिंदी पता भी नहीं था. I mean, I don't think, I never asked him, but I'm not sure he knew Hindi. Sorry. तो डोनाल्ड, आई मेट हिम, फर्स्ट टाइम आई मेट हिम ओनली फॉर अबाउट हाफ एन आवर 40 मिनट्स, ज़्यादा बात भी नहीं हो. आई मेंशन आई वाज इन ऑ ऑफ हिम. व्हेन यू आर इन ऑ ऑफ समवन एंड यू मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, कितना बात करोगे? आई मीन, यू फॉरगेट हाफ द थिंग्स यू वांट टू आस्क हिम. तो वैसे ही हुआ मेरा फर्स्ट मीटिंग. सेकेंड मीटिंग वाज समवेयर 2-3 years later. I met him 96, 97 में. That was incredibly interesting because उसने काफ़ी सारे stories बताया मुझे, how he shot leopards and how his father didn't like him shoot leopards. But I have a feeling somewhere Donald Anderson was not really tuned to, maybe that by then man-eating leopards were less or it was not been reported much. I'm not sure. But by then I think Donald Anderson didn't have as much exposure as his father had in killing man-eaters, because that was a different period in time where there were a lot of man-eaters, human-animal conflicts. तो उसने उसका फादर के बारे में बहुत कुछ कहा था, एंड इट वाज फैंटास्टिक. द मीटिंग वाज इनक्रेडिबल. आई मीन, उनका नॉलेज ऑन द एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीशीज़, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द जंगल वाज इनक्रेडिबल. आई मीन, इट्स, आई एम श्योर अभी भी हैं काफ़ी लोग जैसे आप हैं who have incredible knowledge in the forest. I mean, it's always nice to sit across a table, I mean, exchange views or learn from people like you, or learn from people like others like who are like you in the forest, who talk about the forest in various podcasts. It's very interesting, and I somewhere feel that when you get connected to forest as much as you do now, I mean, it's incredible, and it's a leveler. It brings you down to the ground level. It, first of all, it kind of destroys your ego. Being in the forest destroys your ego. You come down to ground level, and you just interacting with nature is such a pleasure, and it comes free. There's no charges in that, right? To keep yourself happy. And there's such incredible happiness here when सुबह उठ के आप ऐसे आवाज़ें सुनते रहो, इतना लेवलर है, माइंड को इतना पीसफुल रखती है. एंड देन योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग, व्हाट इज़ दिस बर्ड, एंड यू इमेजिन ये बर्ड ऐसा कॉल कर रही है. एंड आफ्टर सम टाइम यू, लेट्स टेक फॉर इंस्टेंस अ पीकॉक यहाँ से कॉल कर रही है, अक्रॉस द वैली
एक और आवाज़ आ रही है, देन यू स्टार्ट इमेजिनिंग ये कि पीकॉक शायद इस बुलाया उसको और वो जवाब दे रहा है, किस लिए जवाब दे रहा है. Your mind starts working on all this, and when it starts working on all this, it kind of what do you call it triggers your imagination of the forest, and you tend to become curious about what is happening in the forest. That is very important, and I always feel children should be more exposed to this. Children, I mean, at that young age, उनको जब expose करोगे आप, it, I mean, their perspective on life will change. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नहीं मानना कि वो लोग मोबाइल फ़ोन लेके वो वीडियो गेम्स खेलते रहेंगे. उनको पहले मौका में दे विल लाइक टू गो इनटू द फॉरेस्ट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट एट अ वेरी यंग एज वी एक्सपोज चिल्ड्रन टू फॉरेस्ट. इट्स इनक्रेडिबल पीस एंड इट्स इनक्रेडिबल लर्निंग एक्सपीरियंस. जितना आप सीखोगे फॉरेस्ट में, मेरे ख्याल से कहीं नहीं और कहीं सीखोगे नहीं. एंड दिस इज़ ऑल सेल्फ लर्निंग. ऐसा नहीं कि कोई आके आपको सिखा रहा है. आप इमेजिन करते हो कि ये बर्ड ऐसा कॉल किया और दूसरा बर्ड वहाँ से ये आवाज़ किया, तो उसका मतलब क्या होगा, आप इमेजिन करते जाओगे. दैट इज़ वेयर यू ट्रिगर योर सेंस ऑफ इमेजिनेशन, योर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉरेस्ट. धूप हो रही, हमने पोजीशन चेंज कर ली. अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप मर्चेंट नेवी में थे, फिर आज तो आपके पास एक शिप भी है अपना. आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी, कभी आप जहाज़ के कैप्टन भी थे जो आप बता रहे थे, अभी भी आप उसी लाइन से जुड़े हैं. कभी आप ट्रैवल करते होंगे, आप बताइए. अदरवाइज़ आप आजकल आप शोर्ट्स में हैं. वाइल्ड लाइफ से आप बहुत अच्छा खासा आपका नॉलेज है. आपसे बात करके मुझे मज़ा आ रहा है. देखिए, वाइब्स मिल जाती है जब आपको पता चल जाता है कि यार इसको मालूम है वाइल्ड लाइफ के बारे में. और दूसरा, आप वाइल्ड लाइफ वेलफेयर के लिए भी काम करना चाह रहे थे. तो स्टेप बाय स्टेप पहले तो आप अपना वो बताइए कि अभी आप जो कंटिन्यू कर रहे थे, बीच में हमें पोजीशन चेंज करने के लिए वो धूप बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि हम ये जंगल के बीचों बीच में शूट कर रहे हैं. चारों तरफ इस वक्त हमारे पॉडकास्ट को लेपर्ड भी देख रहा होगा और बर्ड्स तो आ ही रही है आवाज़. तो वो आप जो आपकी बात अभी रुक गई थी बीच में, वो. दूसरा, एक मेरा सवाल है कि जब आप शिप में जाते तो मेरे ख्याल से आपने बताया था 6 महीने के लिए जाते थे. 6 महीने जाने के बाद 6 महीने आप छुट्टी लेते थे. उस छुट्टी में आप वाइल्ड लाइफ के लिए कितना उसको यूटिलाइज करते थे? और जब, क्या दोनों लाइफ एक जैसी है, एडवेंचर से भरी हुई? वाइल्ड लाइफ में जैसे आपको हर पल खतरा है ना. जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपका ईगो ख़त्म कर देता है वाइल्ड लाइफ. रीज़न, आपको पता चल जाता है कि आप कितने छोटे हो. जब आपके ऐसे भी घटनाएं हैं, एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े शिकारी हैं, मैन ईटर हंटर, उन्होंने काफ़ी सारे मैन ईटर मारे. मेरी बातचीत कई आजकल के हंटर से उनसे होती रहती. उन्होंने बताया था कि जब टाइगर ने चार्ज किया था, उनके साथ रेंजर भी थे, तो उनका 1 नंबर और 2 नंबर दोनों पैंट में हो गया था रेंजर का, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सर्विस कर रहा है. ये आम आदमी का क्या हाल होगा जिसका जंगल से कम वास्ता होता है. लोगों, ऐसी एक घटना बता रहा हूँ. ये आपके कालागढ़ साइड मैं सफारी कर रहा था, पाखरो जोन में. वो तो मेरे सब्सक्राइबर ने वीडियो भी देखा है. उसमें मैं नाम नहीं बोल रहा, तो मैं पोस्ट का नाम बोल सकता हूँ. उसने भी बोला था, एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनकी फैमिली आई सफारी करने. वो ड्राइवर था, उसका नाम बोलने में मामू मामू बोलते थे, किरण नाम था वैसे उसका. तो उसमें वो सफारी कर रहे थे. उसके बाद में वो बार बार बोले थे, आ गया कोई भैया, तो कुछ दिखता नहीं, तुम्हारे जंगल में कुछ दिखता नहीं, कुछ जानवर है भी कि ये. फिर उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा था कि जो एलिफेंट डंग है, क्या ये सच में है कि ला के डाल देते हो दिखाने के लिए? और उस वक्त सामने से हाथी आ गया और हाथी ने, वो टस्कर, उसने चार्ज शुरू कर दिया. अभी गाड़ी बैक कर रहा है ड्राइवर बैक. और फिर वो लेडीज़ की आदत है फिर वो चिल्लाना, है ना. ब्रिगेडियर साहब बोले चुप रहो. वो आगे बैठे थे, वो पीछे. और बैक करते फाइनली ड्राइवर को एक जगह ऐसे मिली जहाँ से वो गाड़ी को घुमा सकता है, क्योंकि रिवर्स में बैक करना मतलब रिवर्स आप जा रहे हो और सामने से कर रहा है, ड्राइवर की गर्दन ही दुख जाती है. उसने जब तक घुमाया उतनी देर में देख रहा है तो टस्कर बगल में खड़ा हो गया आके. और जब खड़ा हो गया तो इसने गाड़ी घुमाई, थोड़ा आगे जब चला गया और टस्कर की रेंज से दूर हो गया, देख रहा पानी कहाँ से आ रहा है. तो जो ब्रिगेडियर साहब की वाइफ थी, उन्होंने शूशू पॉटी दोनों कर दिया था गाड़ी में. हाँ, तो ऐसी घटनाएं होती हैं. तो जो आपकी बात है, ये उससे रिलेटेड बात मुझे ध्यान आई कि ईगो आपका ख़त्म हो जाता है.
मैं भी जब जंगल में, देखिए मैं इतना घूमता हूँ, सोलो बहुत घूमता हूँ, गाड़ी से भी। गाड़ी से टाइगर लेपर्ड का डर नहीं होता, लेकिन पहला मन में सवाल आता है कि हे भगवान, टाइगर मिल जाए, हाथी ना मिले। इस जंगल में 500 हाथी है, 500। तो आपको एहसास रहता है कि आपको एक सूंड से उठा के फेंक देगा वो गाड़ी को। टाइगर ऑन फुट जब आप जाते हो, मेरे कई मौके ऐसे आए कि जब टाइगर ने करके हमें वार्निंग दी, हम निकल के आए। लेपर्ड, जहाँ मैं भी बैठा हूँ उसके पीछे एक पहाड़ है, वहाँ लेपर्ड ट्रेल नाम से मेरा एक वीडियो है। बगल में लेपर्ड चल रहा है, सड़े मांस की बदबू आ रही है और मैं फील कर रहा हूँ। मेरे साथ वो स्टाफ था भूरी, उसको मैं आगे चला रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं कहूँ नहीं तुम पीछे अपनी जान खतरे में डालो। और क्योंकि बचपन से 9 साल की उम्र से मैं जंगल में हूँ, तो मुझे पता है कि पीछे वाले को ही खतरा होता है। जो पीछे चलता है, ठीक है ना, उसको खतरा होता है। उसमें जंगल में हमेशा बोला जाता है कि सिंगल लाइन में मत चलो। अगर टाइगर का इलाका है, अगर आप सिंगल लाइन में चल रहे हो तो पीछे वाला तो खतरे में है। मैन ईटर के इलाके में स्कूल के बच्चों को भी सिखाया जाता है कि जब आप स्कूल जा रहे हो तो एक साथ चलो। 5 बच्चे हैं तो एक के पीछे एक, 5 नहीं, अगल बगल में। तो उसको टारगेट चूज करने में बहुत दिक्कत होगी, और बीच बीच में आप मुड़ते रहोगे, देखते रहोगे, और जो आगे चल रहे हो तो पीछे वाला खतरे में ही है, कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये सारी बातें, जैसे आपने बताया कि आपने सामने टाइगर देखा और आपको शॉर्ट टर्म पैरालिसिस हो गया कि आपका मतलब ब्रेन काम कर रहा है, बॉडी कुछ भी काम नहीं कर रही है ना। और 20 साल की उम्र में आपके अंदर जो करेज था कि आप जा रहे हो अकेले, और वो 10 बाई 12 के कमरे में रह रहे हो। आपने बताया था कि इसमें अभी शायद आपने नहीं बताया, कुएं से पानी खींचते थे हैं नहाने के लिए, और जो करके वॉशरूम बाहर जाना था। तो मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछ दिए, उसमें आप ये बताइएगा, जब आप जॉब करते थे, आप कैडेट भी थे, फर्स्ट ऑफिसर भी थे, कैप्टन भी थे, और आपने बताया था कि क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो मुझे मालूम है कि कैप्टन अपनी फैमिली को रख सकते हैं शिप में। तो आपकी वाइफ भी, कितने साल आप बता रहे थे, इवन बेटी है ना, और तो वो सारा बताइए एक्सपीरियंस। प्लस आपके साथ जो कभी ऐसा हुआ हो कि यार आज तो बचेंगे नहीं, सी में, जंगल का तो आपने बता दिया, सी में आपको ऐसा लगा यार कि आज तो बचेंगे नहीं। और जब आप 6 महीने रहते थे सी में, तो आपको वाइल्ड लाइफ की कितनी याद आती थी? ये सारे सवालों का जवाब आप दीजिए एक साथ। हाँ जी, आपने ठीक सवाल पूछा। आई मीन शुरू करता हूँ मेरा सेलिंग डेज से। सी, पहले जब 84 में ज्वाइन किया, तब तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप सिर्फ 6 महीने सेल कर सकोगे। मेरा फर्स्ट शिप में मैं 26 मंथ्स किया। तो उसके बाद जूनियर ऑफिसर्स जब था, हम लोग कभी कभी 1 साल भी कर देते हैं, कोई 8 महीने करते थे, हम तो 1 साल किया एक स्ट्रेच में। तो यूजुअल प्रैक्टिस ये था कि 8 महीना सेल करो और 4 महीना घर पे बैठो। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोफेशन इज़ 4 महीने जब आप घर पे बैठ रहे हो, वो 4 months इंटू 30 days एवरी मंथ इंटू 24 hours एवरी डे इज़ योर टाइम। कहीं ऑफिस नहीं जाना है, कहीं फाइल उठा के कहीं पहुंचना नहीं है, तो इट वाज ऑल योर टाइम। इन बिटवीन कभी कभी अपना एग्ज़ाम्स हुआ करता था। पहले कैडेट से थर्ड ऑफिसर बनते थे, थर्ड ऑफिसर के बाद सेकंड ऑफिसर बनते थे, सेकंड ऑफिसर के बाद चीफ ऑफिसर, उसके बाद कमांड मिलते थे, कैप्टन। तो ये पूरा प्रोसेस लगभग 5-6 साल हो जाएगा, मतलब कि फ्रॉम द फर्स्ट एग्ज़ाम एंड फाइनली यू बिकम कैप्टन। कैप्टन होने के बाद वी यूज्ड टू सेल फॉर ओनली 6 months एंड सिट एट होम फॉर 6 months। वो 6 महीने में काफ़ी कुछ किया। आई मीन बीच में व्हेन आई वाज डूइंग माय सेकंड ऑफिसर्स एग्ज़ाम, चीफ ऑफिसर्स एग्ज़ाम, थोड़ा बहुत साल में एक बार मैं जंगल में जाता था। टाइम नहीं मिलता था ना। जब भी हम लोग लीव पे आते हैं तो पढ़ना भी होता था, एग्ज़ाम्स भी था। तो बट सेलिंग में देखिए, सेलिंग इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन एडवेंचर। आई मीन इट इज़ नॉट, आई नेवर कंसिडर्ड सेलिंग एज अ जॉब। फॉर मी वो तो एक और एडवेंचर था, जैसे वो फॉरेस्ट एक्सपेडिशंस एक एडवेंचर है, ये भी एक एडवेंचर था। और जब मैं जहाज पे था ना, आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन द रॉयल ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी एंड मैं काफ़ी सारे सी बर्ड्स, मरीन बर्ड्स स्पॉट करके उनको मैसेजेस भेजता था। खैर वहाँ से कुछ लेटर में ही
लेटर में कभी हो जाए तो एक फ़ोटो लेके, मतलब फ़ोटो को उस दिनों में फ़ोटो लेके उसको डेवलप करके वो फ़ोटो एक कॉपी पोस्ट में डाल के उसके बारे में कुछ, और डेवलप कहाँ करते थे? जहाँ पर शोर में, जहाँ पर भी हम लोग पहुँचते थे, जापान में पहुँचा तो जापान में डेवलप करके एक फ़ोटो लेके लेटर में, आई मीन पोस्टल में भेज देते थे। लेकिन वहाँ से कुछ रिप्लाई, आई एम श्योर दे वर कलेक्टिंग डेटा, बट मेरे जैसे काफ़ी सारे थे जो रिपोर्ट करते थे, तो जहाँ उनको समझा कि इट इज़ अ रेयर साइटिंग या कुछ रेयर हुआ, दैट टाइम दे वुड रिप्लाई। तो मेरा एक्सपीरियंस में एक साइटिंग मैंने जो किया was phenomenal. एक there is a bird called Pintado petrel. Petrel एक species of bird है, marine bird. वो petrel उसको इसलिए कहा जाता है कि it skims on the top of the water. I mean water level यहाँ है तो एकदम water level के ऊपर से skim करके जाती है और उसका पैर से ऐसा करते जाती है। तो क्रिश्चियनिटी में there is a saying that Saint Peter walked on water. तो उसके वजह से इसका बर्ड का नाम पेट्रा, इन स्पेनिश पेट्रा इज पीटर, सो पेट्रल बना दिया उसका नाम। एंड पेट्रल में काफ़ी सारे वैरायटीज़ है। एक है पिंटाडो पेट्रल। पिंटाडो पेट्रल उसको केप पिजन भी कहा जाता है, मतलब कि केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीकन टिप जो है ना, तो ये बर्ड ज़्यादातर वहाँ ही साइट होता है, कहीं और नहीं साइट होता है। वो इट इज़ लोकलाइज टू दैट एरिया, कभी कभी इधर उधर दिख जाता है। लेकिन मैंने पेट्रल को बीच समुद्र नियर मिडल ऑफ इंडियन ओशन, वी वर सेलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टूवर्ड्स केप टाउन, बीच में मैंने साइट किया। मतलब कि इट वॉज कोइंसिडेंटल साइटिंग, आई मीन इट वॉज नॉट, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर पिंटाडो पेट्रल, वो ऐसे ही साइट हो गया। एंड आई कुडंट गेट अ फोटोग्राफ, मेरे पास कैमरा नहीं था तब, ऊपर में वेयर आई वाज कीपिंग वॉच, कैमरा नहीं था, कैमरा मेरा कैबिन में था, सो आई कुडंट टेक अ फोटो। सो मैं ऐसे ही लिख दिया टू रॉयल ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी विद दिस कोऑर्डिनेट्स, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। एट दिस टाइम आई साइटेड अ बर्ड पिंटाडो पेट्रल, दिस पर्टिकुलर बर्ड पिंटाडो पेट्रल, विच इज़ वेरी अनयूजुअल क्योंकि आउटसाइड ऑफ केप एरिया इट इज़ नॉट विजिबल। तो मैंने पोस्ट कर दी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रॉयल ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी रिप्लाइड टू मी सेइंग दैट इट्स इनक्रेडिबल साइटिंग अ बर्ड समवेयर वेयर यू मेंशन्ड बिकॉज इट्स नॉट यूजुअली फाउंड इन दैट एरिया। तो जब ऐसे रिप्लाइज आता है ना फ्रॉम अथॉरिटीज़, आई मीन लाइक रॉयल ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी और इवन एनी अदर सोसाइटी, when you send a note to them and they reply back to you, वो एक तरह का encouragement है ना, एक तरह का motivation भी बन जाता है। तो that pushed me even more to cite even more birds. After that I cited a lot of birds, reported to Royal Ornithological Society. कभी reply नहीं आया क्योंकि probably they have been receiving, वो यूनिक था ना, आप इसलिए आए। काफ़ी यूनिक था तो इसलिए शायद रिप्लाई किया। सो वो एक और मोटिवेशन फैक्ट था। एंड जब भी आई यूज टू कम ऑन लीव, आई यूज टू टॉक अबाउट दिस पिंटाडो पेट्रल। 2 साल तक मैंने सबको दिखाया ये रॉयल ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी का लेटर, मेरा मुझे जो मिला ना वहाँ से एक्नॉलेजमेंट। एंड आई वॉज बिहेविंग लाइक सलीम अली दोज डेज ये लेटर को लेकर। सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग और उसके वजह से आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है ना, टू सी बर्ड्स, टू सी एनिमल्स, टू सी वॉट एवर। बर्ड है ये फ्लोट करके रहती है कि दूसरे शिप में, जैसे डीप सी में तो फिर शिप में शेल्टर लेगी ना? नहीं, शेल्टर कभी नहीं लेती है ये बर्ड्स। अच्छा। नहीं, शिप में कभी नहीं शेल्टर लेती है। नॉर्मल जो नहीं, दे ग्लाइड, दे डोंट सी, उनका मसल्स का कोई ये वर्क नहीं है ना, ये तो ग्लाइड विद दी, दे ग्लाइड विद दी ओशन, आई मीन द एयर करंट्स। तो बाद में फ्लाई भी कर रही है? फ्लाई तो बहुत कम करता है। जब व्हेन दे फ्लाई दे यूज देयर मसल्स, सॉरी, व्हेन दे डोंट फ्लाई दे आर नॉट यूजिंग देयर मसल्स। एंड कहा जाता है कि आई एम नॉट श्योर, बट आई एम नॉट एन ऑर्निथोलॉजिस्ट नॉर आई क्लेम टू हैव टू मच आइडिया ऑफ बर्ड्स, बट किसी ने मुझे कहा कि ड्यूरिंग देयर फ्लाइट दे लेट देमसेल्व्स टू द एयर करंट एंड दे डोज ऑफ, बीच बीच में सो जाता है। एक आंख सोती है? एक आंख सोती है, बिल्कुल, यू आर राइट। सो
उनको रेस्ट भी मिल जाता है, वैसे मसल्स भी नहीं यूज़ कर रहा है, तो दे कीप ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। लेकिन मैंने सुना था कि जहाज में भी बर्ड्स रहते हैं। बर्ड्स नहीं, बर्ड्स रहता नहीं है, मतलब कि व्हेन दे कम क्लोज टू शोर तो शायद सीगल्स आ जाती है। सीगल्स विल रेस्ट, सीगल्स आर फाउंड ओनली नियर द शोर, तो वो सीगल्स वो अलग बात है। आई मीन वैसे नहीं, बीच समुद्र में आपको मिल जाएगा पेट्रल, आपको मिल जाएगा एल्बेट्रॉसेस, एल्बेट्रॉस साइटिंग्स जो जिसका विंग स्पैन इज ऑलमोस्ट 6 to 8 feet, द लार्जेस्ट विंग स्पैन ऑफ अ मेरीन बर्ड, तो ये सब दिख जाती है। भी हंटिंग के केसेस होते हैं? हंटिंग नहीं, आई मीन हंटिंग होगा तो भी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बीच समुद्र में कितना दिख सकता है। एंड जो नेशनल ज्योग्राफिक में मैं देखा उतना ही बोल सकता हूँ कि व्हेन दीज बर्ड्स किम ऑन द वाटर लेवल, कभी कभी शार्क्स उन पे हमला कर देता है, वो तो अलग है। बट उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। शिप वाले हमला नहीं करते? नहीं, कभी नहीं, मेरीनर्स तो दे नेवर, क्योंकि इनके पास तो इनफ फूड होता है, सब कुछ होता है ना। नहीं, फिर भी ना, सी sailors are in the middle of the sea, exposed to the wind and vagaries of nature. Also the birds are exposed to wind and vagaries of the nature. So both are dependent on nature. Why would they kill each other? वो इनबॉर्न ट्रेट है एक सेलर मेरीनर का, वो कभी बर्ड्स को कभी नहीं हार्म करता है, कभी नहीं करेंगे।